Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine at home. Today we will learn new topic, non-finite. Non-finite. फाइनाइट का मतलब सीमित होता है और नॉन फाइनाइट का मतलब असीमित होता है। ये क्या है टॉपिक? फाइनाइट, सीमित, नॉन फाइनाइट, असीमित। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ये वर्बों का खेल है। वर्ब्स जो है दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो टॉपिक है ये वर्ब है, वर्ब से संबंधित है। टोटल जो है वर्ब दो प्रकार की हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब सीमित होता है, नॉन फाइनाइट का मतलब असीमित होता है। ये क्या चीज है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, समझिए जरा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। आई वांट टू स्मोक, he wants to smoke। ये मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं। आई हैव रिटन हियर टू एग्जांपल। आई वांट टू स्मोक, ही वांट्स टू स्मोक। ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या है, इसको समझने के लिए ये दो एग्जांपल समझिए अच्छी तरह से। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या चीज है। इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब है, वांट और स्मोक। वांट और स्मोक दो वर्ब है। मैंने दो एग्जांपल लिखे, आई वांट टू स्मोक, ही वांट्स टू स्मोक। यहाँ पे दो वर्ब आई है, वांट और स्मोक। यहाँ पर हम थोड़ा बदलाव देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, ये एस का बदलाव है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। ये बदलाव क्यों है और यहाँ ये बदलाव क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है, बरो गेट बंद कर। इसकी वजह यही है कि ये जो वांट वर्ब है इस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस वांट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस वांट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव पड़ने की वजह से यहाँ पर ये बदलाव आया, चेंज आया। और यहाँ पर आई आया है, यहाँ पे ई आया है, तो यहाँ पे स्मोक पे कोई असर नहीं है, स्मोक एक जैसी आई है। दे वांट टू स्मोक, यहाँ पर फिर बदलाव आ गया, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं। तो इस तरह से तीनों एग्जांपल में देखते हैं कि इस वर्ब के अंदर कोई बदलाव नहीं है, इस वर्ब के अंदर बदलाव आ रहा है। कहीं वांट है, कहीं वांट है, कहीं वांट। इसका मतलब ये कि ये जो वर्ब है ये अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रख रही है, अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रख रही है और इन्हीं की वजह से यहाँ बदलाव आ रहा है। और यहाँ पर ये वर्ब एक जैसी आई हुई है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस वर्ब पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए एक जैसी आ रही है। यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इनमें बदलाव आ रहा है। तो हम यहाँ से फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन निकालते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो वर्ब
अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रखती है, सब्जेक्ट का प्रभाव रखती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, लिमिट, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो वांट वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रख रही है, इसलिए यहाँ पर ये बदलाव आया हुआ है। तो जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रखती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यू कैन से इन इंग्लिश द वर्ब विच एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से सहमत हो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यू कैन से द वर्ब which agrees with its subject in number and person is called finite verb, is called finite verb। या ऐसे कह लीजिए जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का कंट्रोल रखती है, जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का कंट्रोल रखती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यू कैन से इन दिस वे द वर्ब विच एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब सहमत होती है अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या हिंदी में ऐसे कह लीजिए जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रखती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे बदलाव आया हुआ है क्योंकि इस वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ने से बदलाव आया हुआ है। स्मोक अपने ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं रख रही है, इसलिए एक जैसी आई है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ से हम दो डेफिनेशन निकालते हैं। जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रखती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं रखती है, सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं रखती है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहां से मैं दो डेफिनेशन निकली है। जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रखती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं रखती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं द वर्ब विच डज नॉट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं रखते उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जो फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है। द वर्ब विच एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। द वर्ब विच डज नॉट एग्री, जो सहमत ना हो, विच डज नॉट एग्री, डज नॉट एग्री, वो होगी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। आप इन तीनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव रखती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है, जो वर्ब अपने ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं रखती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो हमने ये जो टॉपिक है यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक है, इसी को डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन आपको बता दी है। Non-finite verb can be divided into three parts. Infinitive, gerund, participle।
इंफिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। नॉन फाइनल जो वर्ब्स है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है आगे, इंफिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। क्या होते हैं इंफिनिटिव? इंफिनिटिव में बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव। इंफिनिटिव को आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। इंफिनिटिव जो वर्ब है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। बेयर इंफिनिटिव जहां पर बिना टू के, बिना टू के, जहां टू नहीं आएगा, बिना टू के। विद टू इंफिनिटिव, विद टू इंफिनिटिव जहां पर टू आएगा, जहां पर टू आएगा, जहां वर्ब के साथ टू नहीं लगेगा बेयर इंफिनिटिव, जहां वर्ब के साथ टू लगेगा विद टू इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव को आगे 2 भागों में बांटा हमने। बेयर इंफिनिटिव जहां टू नहीं लगेगा वर्ब के साथ, विदाउट टू, और बी जहां टू लगेगा वर्ब के साथ। जिरंड का मतलब क्या होता है? जिरंड का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लगना जिरंड कहलाता है। जिरंड का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लगना, लेकिन ये नाउन का काम करेगा, लेकिन ये नाउन का काम करेगा। पार्टिसिपल का मतलब है, पार्टिसिपल को हम फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लगना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिरंड फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये इंफिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर कैन बी डिवाइडेड into 3 parts infinitive. We can divide further it bare infinitive without two, and with two infinitive with two. Firstly we will discuss gerund. सबसे पहले हम gerund को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर gerund फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का लगना gerund कहलाता है, लेकिन नाउन का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का लगना नाउन कहलाता है। जो नाउन का काम करे, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगी हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगी हो और नाउन का काम करे, उसे हम gerund कहेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यहाँ भी लगी है, लेकिन इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो सबसे पहले हम gerund को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम gerund का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेट अस डिस्कस फर्स्टली gerund, वेयर वी यूज gerund इन इंग्लिश। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करेगा। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म द वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड। इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव विद टू। फर्स्टली वी विल डिस्कस gerund। पहले gerund के मतलब को अच्छी तरह समझिए कि gerund है क्या। The form of verb with ing which acts as a noun. The form of verb with ing which acts as a noun, क्रिया का वो रूप जिसमें ing लगती हो और नाउन का काम करे। gerund जो है वो नाउन का काम करेगा। नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन।
किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी लगती है तो वो नाम होना चाहिए किसी का। अगर वो नाम नहीं है तब वो जीर्ण नहीं होगा। अगर वो नाम है किसी भी चीज का तो वो जीर्ण कहलाएगा। ये बात याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है कहीं भी, अगर वो नाम है पर्टिकुलर किसी का तो वो जीर्ण कहलाएगा, वो जीर्ण कहलाएगा। कहाँ कहाँ, फॉर एग्जाम्पल स्विम, ये वर्ब है, इसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये बन गया स्विमिंग। तो ये स्विमिंग क्या हो गया, किसी गेम का नाम हो गया, किसी एक्सरसाइज का नाम हो गया, तैराकी, ये नाम हो गया है किसी गेम का, इसलिए जीर्ण हो गया है। पेंट, इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। पेंटिंग, ये भी नाम हो गया है किसी का, पेंटिंग चित्रकला। स्टील, इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। स्टीलिंग, ये चोरी हो गया, ये नाम हो गया। तो आप देख रहे हैं स्विम के साथ आईएनजी लगा, पेंट के साथ आईएनजी लगा और स्टील के साथ आईएनजी लगा। इन तीनों केसों में ये आईएनजी लगने से ये नाम बन गए स्विमिंग, पेंटिंग और स्टीलिंग। स्टीलिंग चोरी होता है। तो ये नाम बन गए, नाउन का काम कर रहे हैं। ये नाउन का काम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, जीर्ण कहलाएंगे। तो जीर्ण की डेफिनेशन है क्रिया का वो रूप, क्रिया का वो रूप जो आईएनजी लगने से नाउन का काम करे, जो आईएनजी लगने से नाउन का काम करे उसे जीर्ण कहेंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि जीर्ण क्या होता है। अब हम जीर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं इंग्लिश में? अगर हमें नॉन फाइनाइट टॉपिक नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हम अधूरी इंग्लिश जानते हैं। ग्रामर के अंदर एक भी टॉपिक अगर मिस कर देते हैं, अच्छी तरह से हमें नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अधूरी इंग्लिश जानते हैं या 90% इंग्लिश जानते हैं, 95% इंग्लिश जानते हैं। इसलिए इंग्लिश में जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं वो आप अच्छी तरह से कीजिए, समझिए। वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, जो जितने भी टॉपिक्स हैं, वो पूरा कुल मिलाकर के इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो बनाते हैं, एक अच्छी इंग्लिश हमें देते हैं। तो अगर जीर्ण नॉन फाइनाइट का टॉपिक हम मिस कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जीर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इंग्लिश में? यूज ऑफ जीर्ण इन इंग्लिश। as a subject to the verb, as a subject to the verb, क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में, as a subject to the verb, क्रिया के कर्ता के रूप में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, swim is a good exercise. Swim is a good exercise. यहां पर क्रिया ये है, यहां पर क्रिया ये है और सब्जेक्ट यहां पर ये है। लेकिन यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ ये एज इज सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जीर्ण का इस्तेमाल कीजिए, जीर्ण का इस्तेमाल कीजिए। और जीर्ण हमें भी पता है कि आईएनजी लगने से बनता है और ये नाउन का काम भी करना चाहिए। स्विम, देखते हैं आईएनजी लगा के नाउन का काम करता है। स्विमिंग, तैराकी हो गया।
ये नाउन का काम कर रहा है, किसी गेम का नाम है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो एज ए सब्जेक्ट द वर्ब we use it. Swimming is a good exercise. Steal is a crime. Steal is a crime. Stealing is a crime. चोरी करना एक अपराध है। यहाँ पे आईएनजी लगा है, लेकिन ये स्टीलिंग जो है नाउन का काम कर रहा है। एज ए सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये आईएनजी लगा है, इसलिए नाउन का काम कर रहा है, इसलिए जीर्ण का प्रयोग हो गया, ये जीर्ण हो गया। एज ए सब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में। एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्टीलिंग इज ए क्राइम, पेंट is a good art. Painting is a good art. यहाँ पर ये पेंटिंग जो है ये भी नाउन बन गया है, तो ये एज ए सब्जेक्ट द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में काम कर रहा है, ये जीर्ण हो गया है। As an object to the verb, क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। पहले सब्जेक्ट के रूप में था, अब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। आई लव swim, he hates stealing. As an object to the verb, verb यहाँ पर ये है, love है, यहाँ पे hate है, ये दोनों वर्ब है। मैं लव करता हूं किस काम से, ही हेट्स, वह नफरत करता है किस काम से, तो काम ये आईएनजी लगेगा इसके साथ, स्विमिंग, तैराकी से। आई लव स्विमिंग, में तैराकी से, तैराकी पसंद करता हूं। ही हेट्स स्टीलिंग, मैं नफरत करता हूं, मैं नफरत करता है चोरी से। तो ये जो वर्ब है किस ऑब्जेक्ट से लव करता है, स्विमिंग से, और हेट से, स्टीलिंग से। तो स्विमिंग और स्टीलिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में है। वर्ब के, वर्ब हमारे पे लव है और हेट है, तो किस काम से आप लव करते हैं, स्विमिंग से करते हैं, किस काम से आप नफरत करते हैं, हेट से, स्टीलिंग से करते हैं। तो एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। कौन सा काम, स्विमिंग से आप लव करते हैं और स्टीलिंग से आप हेट करते हैं, तो एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, you have noticed me, you have understood very well what is finite verb and non-finite verb, and further we can divide it infinitive, participles and gerund. Now we are discussing gerund, where we use gerund and what is the meaning of gerund. We have understood this thing, and by now we have discussed only 2 points. So dear students, please, today you will go through these things carefully. For today this is sufficient. Thank you and have a nice day.